whenever it is placed in a magnetic field, and direction of force is perpendicular to its velocity and magnetic field. ठीक है, और इस पूरी बात का मतलब क्या, वो मतलब जाने ध्यान से, है ना, बहुत पता लगता है मुझे, सीधे लिख देना। जब तक इस बात का मतलब नहीं जानोगे तब तक तुम आगे की कहानियों में मजे आएंगे नहीं, और ये वन डे टॉपिक भी नहीं है, एक भी कहते भाई है ही नहीं। कहते भाई अपने आप बहुत लंबा समय ले जाती समझ में ना, ध्यान से बात समझिए। बात कुछ इस तरह से है, मैंने ये बी बनाई है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इस क्लॉज का क्या मतलब है जरा बताओ। हम लोगों ने इसके अंदर बी यानी कि क्लॉज बना दी। इस बात का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, यानी कि दीवार की तरफ, यानी बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर ध्यान से देख ले तो कुछ इस तरह से बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। अब मैं बॉल भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है इस तरह से। इसमें हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, चला के छोड़ दिया, मतलब रखना नहीं। टॉपिक की हेडिंग को ध्यान से देखो, फोर्स लगनी है किस पे, मूविंग होना चाहिए आदमी, पार्टिकल चार्ज होना चाहिए, और किस में रखा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में। तीन कंडीशन है, पहली बात है मूविंग, दूसरी बात है चार्ज पार्टिकल, और तीसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड। और इस कहानी का पूरा सार पहले इकट्ठा समझ लो। हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मैंने आउटवर्ड समझा रही हूँ, अंदर नहीं बता रहा मैं तुम्हें, तब तुम्हें इसमें बाद में बता दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी तरफ, मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल बोलो कोई सा, अगर तुम्हारे नॉलेज में हो तो, कोई चार्ज पार्टिकल, तीन तो बेसिकली है, इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ये सभी चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो बात ये कि अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, मैंने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से एंट्री करवाया, तो वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। तो जरा ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है, 90 का। तो अगर तुम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री करवाते हो तो चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, उस पर लगेगी फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं घूमेगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा ही करेगा। अगर अपने पास में ये मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर जा रही है, इसमें तुमने किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री करवाई, तो चार्ज पार्टिकल जब इसमें एंट्री करेगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी और वो किसी ना किसी दिशा में घूमेगा। दिशा की बात की है कि किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि ऐसे आगे उड़ जाएगा, कि ऐसे पीछे जाएगा। पहली बात समझो, यहां तक वो सीधा आया, सीधा आने के बाद में जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा वो ऐसे उड़ सकता है आगे, वो पीछे उड़ सकता है, वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे जा सकता है। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि अगर तुमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री कराई तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स। अब फोर्स कहां लगेगी वो बात की है, तुमने कल जब पढ़ा था तब तुमने यही तो लिखा था कि डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। पहली बात ये समझो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर चला दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगी, वो चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, कहीं ना कहीं मुड़ेगा। किस तरफ मुड़ेगा बात वो नहीं है, बात है कि मुड़ता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मतलब पंखा, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट आया, मूव किया ना, ये वही खेल है। थोड़ा सा एडवांस आके पढ़ोगे इसके बारे में, थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे, लेकिन ये वही चीज है कि जब चार्ज पार्टिकल करंट आने पर मतलब मूविंग वगैरह कुछ ना कुछ हुआ तो मोशन आया, उसी को दुनिया ने आज इतना बड़ा कन्वर्जन किया है कि तुम हर जगह कहीं पे भी अपनी आंखें घुमा के देख लेना, सब जगह पे यही मैग्नेटिक फील्ड और यही करंट और यही मोशन चल रहा है हर जगह पे।
मतलब इस इन्वर्टर के छोटे से पंखे से लेके लैपटॉप के पंखों तक उन सब में कहीं ना कहीं यही मैग्नेटिक फील्ड, यही सारी चीजें हैं। मतलब अगर दुनिया में पहिया गायब कर दिया जाए, रोटेशन, बिजली बनना बंद, रोटेशन बनती है, गाड़ियां बंद, रेलगाड़ियां बंद, सब कुछ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहले अपने आप को बात समझाओ, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा उस पर क्या लगेगी? फोर्स। अब उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कितनी फोर्स लगेगी, पहले वो ध्यान समझे। सबसे पहली कंडीशन कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैंने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री करवा दी, ये कोई क्यू नाम का चार्ज पार्टिकल है जो v नाम की वेलोसिटी से एंट्री करेगा, उसमें क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो मैं तो बता सकता हूँ हल्का सा, हालांकि मुझे एलिमिनेट करना पूरा कंप्लीटली। तुम सभी को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता हो पहले तो, ये फ्लेमिंग्स हल्का सा, मतलब बस कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, जब हम वहां पे जाएंगे तब पढ़ रहे होंगे, लेकिन बिल्ड करने के लिए। फादर, मदर, चाइल्ड, एफ यानी कि फोर्स, एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड सी यानी कि करंट। फादर, मदर, चाइल्ड, पहली बात तो ये। फादर यानी कि फोर्स हमें निकालनी है, कहाँ लगेगी? एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और सी यानी कि करंट। तो मैं तो बेसिकली कुछ ऐसा समझा रहा हूँ कि देखो, एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर है। फादर, मदर, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। चाइल्ड यानी करंट कहाँ है? इस तरफ है। चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है, कुछ ऐसा। फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर की ओर। इस बात का मतलब ये कि जैसे ही वाला चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, ये सीधा नहीं जाएगा, ये यहाँ पहुंचते ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो सीधा नहीं जाता। तो पहली बात अपने दिमाग को ये बताओ कि हाँ साहब, मैं इस कहानी को स्वीकार करने में कोई समस्या महसूस नहीं करता कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री होगी तो सीधा नहीं चलेगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगनी है, और फोर्स लगेगी तो किसी ना किसी डायरेक्शन मूव कर जाएगा। वो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे समय के बाद, थोड़ा बहुत समय के बाद में प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। बस मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर समझाया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लगने से चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन कहाँ पे निकल के आई? ऊपर की ओर। लेकिन वापस से बात उसी में आती है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या, वो सुनो। फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? इसमें लगने वाली फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करती है? फोर्स डिपेंड ऑन पहली बात तो चार्ज पे। सबसे पहले तो फोर्स डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर, चार्ज कितना है, कम है कि ज्यादा है, कैसा है। दूसरा, फोर्स डिपेंड करेगी किस पर? फोर्स डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो तेज घूमेगा, बढ़िया भयानक टर्न लेगा, अच्छा टर्न लेगा। अगला, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी। फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी पर। अगर इस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा तेज होगी तो ज्यादा तेज चलेगा, स्लो स्पीड होगी तो स्लो चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो शार्प टर्न लेगा, मतलब यहीं कहीं मुड़ गया मान लो। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी तो थोड़ा लंबा जाके आराम से मुड़ने में सक्षम होगा। तो कुल मिला के फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और वेलोसिटी पे। और अगर तुम इसी बात को हेडिंग में पढ़ के देखो तो समझ में आएगा। फोर्स ऑन किस किस के ऊपर? मूविंग यानी कि वेलोसिटी, चार्ज, और कब? जब उसमें क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो। तो कोई मुझसे बोले कि साहब टॉपिक के टाइटल को छोटा कर लूं, कैसे कर लूं? मैं इसमें क्या गायब कर लूं? टॉपिक के टाइटल में तीनों काम की चीजें, मूव यानी कि स्पीड होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब बात है कि इन सबको कंबाइन करें, उससे पहले एक बात और सुन लो। फोर्स डिपेंड करती है एंगल पर भी। एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जिस एंगल पर ये एंट्री करेगा वो बहुत काम की चीज है। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी बिल्कुल सीधी सामने की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अलग मोशन होगा, थोड़ा सा एंगल बदलेगा तो अलग मोशन पाया जाएगा। तो एंगल पे डिपेंड करेगी। और अगर इन सारी बातों को कंबाइन कर ले तो कंबाइन करने पर अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो ध्यान से बात समझना। फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू बनता है क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू वी वी साइन थीटा। इसमें क्यू क्या चीज है? v वेलोसिटी, और v मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या चीज है? एंगल। किस किस के बीच का? वेलोसिटी
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, क्योंकि चार्ज के बीच में एंगल थोड़ी हो सकता है, उसकी कैपेसिटी 2 कूलम है, 10 कूलम, बस बात खत्म। एक बात और सुनो, हमने शायद स्टार्टिंग में डे 1 पे एक बात समझी थी कि अगर अपने पास में a क्रॉस b है तो उसको कैसे लिखते हैं, मॉड a मॉड b sin थीटा। और अगर मेरे पास में लिखा हो c डॉट c इंटू d इंटू साइन थीटा, और मैं साइन को गायब करना चाहता हूं तो c क्रॉस d लिख सकते हैं। ठीक वैसे करके अगर मेरी इच्छा है कि साहब मैं इसको गायब करना चाहता हूं साइन को, तो उसको कैसे लिखेंगे, b क्रॉस b, इस तरह से। मतलब अगर साफ साफ बोला जाए तो ये कुछ तो मैं इतना समझाना चाहता है कि हम जो एंगल नापेंगे वो किस किस के बीच में नापेंगे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और जिन लोगों ने कभी सुना था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट के आने वाले आंसर दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे करके ये जो फोर्स निकल के आएगी वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to velocity and magnetic field, velocity and magnetic field। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हमारा चार्ज सामने जा रहा है, तो उस पर लगने वाली फोर्स अंदर भी नहीं होगी और सामने भी नहीं होगी, या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। मतलब बात कुछ ऐसा कि बात समझो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, तो लगने वाली फोर्स कहां पे होगी, जेड एक्सिस में। लगने वाली फोर्स दोनों फोर्स के दोनों डायरेक्शनों के परपेंडिकुलर। मतलब बात ये कि अगर अपने पास में शांति से बात समझने वाली कहानी है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, अगर चार्ज वाई एक्सिस में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो उस पे लगने वाली फोर्स कहां पे होगी, एक्स एक्सिस में। मतलब लगने वाली फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर B और V वाई और जेड में है तो फोर्स एक्स में लगेगी, अगर जेड और एक्स में है तो फोर्स वाई में लगेगी, अगर एक्स और वाई में है तो फोर्स जेड में लगेगी। मतलब लगने वाली जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। और अगर इस बात को तुम थोड़ा सा और कनेक्ट करना चाहो तो एक बार वापस से देख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी, और ये दोनों के ठीक परपेंडिकुलर कौन है, फोर्स। लगने वाली फोर्स दोनों के किन किन के, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगी। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो उसका जो मोशन है उसमें लगने वाली फोर्स वो जेड में होगी। अब जेड में ऊपर होगी या नीचे होगी, ये तुम्हें कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो लगने वाली फोर्स एक्स में होगी। अब एक्स एक्सिस में राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्स में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो लगने वाली फोर्स वाई में होगी। अब वाई में आगे होगी कि पीछे होगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें ये बताएगा कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी, आखिर चार्ज पार्टिकल किस दिशा में मूव करेगा। पर मोस्ट इंपोर्टेंट खेल, चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्पीड से एंट्री करेगा, वो सीधा एंट्री नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा। और हमें इस पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ना है, तो बस इंटरव्यू के अंदर एंट्री कर रहे हैं बस ध्यान से। तो पहले इस चीज को लिखें, प्रॉपरली लिखें कि ऐसा बहुत सारी बातें समझाई जाती है कि हाँ ये एंगल किस किस के बीच का है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये न्यूमेरिकल में तो और परफेक्शन ला देती है चीजें। मतलब तुम्हें ना अपने काल्पनिक दिमाग की शक्ति को बढ़ाना होगा। खैर इसके तो बहुत अच्छे खासे वर्किंग मॉडल भी हैं, इसके बैकग्राउंड में लगे हुए वैसे स्क्रीन पे, पर वो तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं अपने आप नहीं समझा दूं। तो इसमें काफी अच्छे खासे केस है ना, तुम्हारे दिमाग को कुछ अच्छे खासे उत्तर मिल जाएंगे। देखना फोर्स कब कब नहीं लगेगी, कब कब चार्ज पार्टिकल सीधा का सीधा ही चला जाएगा।
बहुत सारी बातें सेट कर ले दिमाग में। क्या सा फोर्स है, कोई चीज है, कब लगती है, जब तीन बातें होंगी, तीन बातें, एक एंगल भी है उसमें, फोर्स कहाँ लगेगी, दोनों के परपेंडिकुलर पता लगाएंगे, ठीक है, उससे देख लेंगे। देखो अच्छा, मैं इसको थोड़ा करेक्टेड वे में लिख देता हूँ, वो आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिखवाया, उसमें मैंने तो बताया कि फोर्स की डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर होती है, ये यानी कि ये सब लोगों ने फॉर्मूला लिखा, चौथा उसी फॉर्मूले को वेक्टर में लिखा, और पांचवी बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, और छठवीं बात ध्यान से देखिए कि फोर्स जीरो कब कब होती है, ठीक है, फोर्स जीरो व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अच्छी बात है, मतलब खटास तभी समझ में आती है, तुम मिठास देख लोगे तो तुम्हें कुछ बढ़िया सी बातें समझ में आएंगी। ध्यान से देखें, पहली चीज, अगर चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई तो फोर्स जीरो। चार्ज की वैल्यू जीरो होने का मतलब कि तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, और तुमने वहां पे एक बॉल फेंक दी, बॉल पे कितना चार्ज होता है, तो वो सीधे चली ही जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर। तुमने कोई कंकड़ पत्थर कंचा गिट्टी कुछ भी फेंक दिया तो वो सीधे पार निकलेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि कंकड़ पत्थर कंचा गिट्टी किसी पर भी किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। तुम भले उसको वेलोसिटी दे रहे हो, तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, लेकिन फेंकने के बाद भी उसका मोशन बिल्कुल सीधे आर पार निकल जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स लगने की सबसे पहली कंडीशन, पार्टिकल कैसा होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल। वो न्यूट्रल पार्टिकल बॉल पत्थर कंकड़ गिट्टी वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरी कहानी, अगर तुम्हारे पास में वेलोसिटी जीरो है तो भी फोर्स जीरो होगी, मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और तुमने इलेक्ट्रॉन को लाके बस रख दिया, तो रखने पर कोई फोर्स नहीं है, वही रखा रहेगा चुपचाप। फोर्स कब लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर तुम उसको चला के छोड़ोगे तो फोर्स लगेगी। तुमने अगर रेस्ट में रखा, मतलब पार्टिकल चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन तुमने बस उसको रखा है, सिर्फ रखा, तो रखने पे कोई फोर्स नहीं है। पार्टिकल हमेशा कैसा होना चाहिए, मूविंग। वैसे अगर तुम याद करो ना, तो तुम्हारे चैप्टर की स्टार्टिंग के डे 1 में तुमने यही बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स दोनों कंडीशन लगती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पार्टिकल पे फोर्स तभी लगती है जब वो मूविंग होगा। पहली बात ये की चार्ज जीरो पर फोर्स जीरो, मतलब अगर तुमने कोई ईंट पत्थर रख दिया तो कोई फोर्स नहीं है। अगर तुमने चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बस रखा है, वेलोसिटी में छोड़ा नहीं है, अगर रखा है तो जीवन भर नहीं रखा जाएगा, और अगर तुमने थोड़ा भी धक्का दे दिया उसको, मूव करेगा, मोशन होना चाहिए। एक बात और, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मतलब नेगेटिव फील्ड ही नहीं है, चार्ज पार्टिकल में जरा सा फेंक दिया तो सीधे पार निकल जाएगा। उसको मोड़ने का काम किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। चलाने का काम किसका है, वेलोसिटी का। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मुड़ेगा ही नहीं, तो भी फोर्स जीरो है। ध्यान रखिए, इसका काम है मुड़ने का, इसका काम है चलाने का, और ये तो एनर्जी है क्रिएट करवाएगा। खैर एक और चीज, अगर थीटा जीरो हो गया उनके बीच का, किसके बीच का, थीटा किसके बीच में निकल रहा है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का थीटा जीरो है तो भी फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और इस बात का मतलब पहले समझे ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, और तुमने चार्ज पार्टिकल को भी इधर ही फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ में जा रही है, तुमने चार्ज पार्टिकल को भी ऐसे ही फेंक दिया इसी डायरेक्शन में, तो वो सेम जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वो मूवमेंट कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 90 डिग्री उनके बीच के एंगल में अंतर होगा, तब वो घूमेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब चुंबक नॉर्थ से साउथ जा रही है और तुमने भी इसी साइड में फेंक दिया, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब कब नहीं लगती है, 4 कंडीशन है। पहली बात, अगर वो चार्ज ही नहीं है तो फोर्स नहीं है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो भी फोर्स नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी कोई फोर्स नहीं है, और अगर एंगल नहीं है तो भी कोई फोर्स नहीं है। पहले इस बात को समझ लें।
और इस चीज को बहुत ध्यान से लिख लो कि यही बहुत सारी कंडीशनों को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करेगा। आते किचन का गेट लगा, किचन का गेट लगा। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उड़ेगा, घूमेगा, कुछ ना कुछ होगा। कंडीशन है लेकिन एंगल जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सेम एंगल में नहीं फेंकना है। दूसरी, रखना नहीं है। तीसरी, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और चौथी, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। कोई न्यूट्रल बॉडी अगर तुमने वहां पे फेंक दी तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा ध्यान से बात सुनो। मैं अभी बस ये देखा है, फॉर्मूला क्या है उसका, क्यू बी बी साइन थीटा। अब तुम ये देखो, डायरेक्शन निकालने के तुम्हारे पास में, फोर्स में डायरेक्शन निकालने के तुम्हारे पास में तीन रूल है। मैं तीनों रूल समझने हैं। उसके बाद तुम फिर ये देखोगे तीन कंडीशन उसकी। पहला खेल ये है कि फोर्स लगती है, हाँ जी फॉर्मूला हाँ समझ में आता, कितना कितना डायरेक्शन हो सब कुछ। दूसरा वो, तीसरा ये। पहले सभी लोग डायरेक्शन पे आ जाए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक मिनट पहले से मन सा नहीं माना द टॉपिक का, मतलब ये जो टाइटल द्वारा पढ़ो पहले। फोर्स किस पर, मूविंग चार्ज पर। कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब अगर कोई दिमागदार आदमी है ना, मतलब ब्रिलियंट ब्रेन, तो टॉपिक के नाम से समझ लेगा कि उसमें होने वाला क्या है। और बाय चांस अगर तुम ब्रिलियंट नहीं हो, वैसे कोई नहीं होता स्टार्टिंग में, तो वैसे कभी नहीं भूलोगे अगर तुम नाम ध्यान से पढ़ते हो तो। मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। खैर आगे चलो, मैं बात करता हूँ डायरेक्शन। मतलब बी पॉइंट पे हूं मैं, उसी मैप में जो मैं तुम्हें लिखाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी मूविंग चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स है, उसकी डायरेक्शन निकालने के तुम्हारे पास में तीन नियम है। ठीक, तीनों नियम को तुम्हें इंप्लीमेंट करके दिखाना है और कुछ नहीं। पहला है स्क्रू रूल, बकवास रूल। इस रूल में जाने क्यों बनाया है, हम तो है वैसे। दूसरा था इंटेलिजेंट रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आदमी में अकल होगी, बताओ उंगलियों से पेंसिल सीधी सुने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फिर लोगों ने आसान बनाने के लिए एक और नया बना दिया, किसी की कॉपी करके, राइट हैंड पाम रूल। ये तीनों से सेम आंसर निकल के आते हैं। सबसे ज्यादा जो निकाले जाते हैं वो राइट हैंड पाम रूल से निकाले जाते हैं। तुम्हें लगा कि दूसरे वाले से ऐसा नहीं। ठीक है, पहले सभी लोग नियमों को ध्यान से देख लें। अब वही समस्या हम सबके सामने आज तक आई है, हाथ बनाने की, उंगली बनाने की, इस कर करके। एक मिनट रुको।
बना बना ड्राइंग बना है, सभी लोग ध्यान से। रोड चल हाँ भैया देखो, मतलब किसी की ड्राइंग मुझसे अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अभी जब लोगों ने देखा फादर मदर और चाइल्ड, ये 3D में तो ऐसे बनेगा ऑब्वियसली, कितना बढ़िया सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं? बहुत बेसिक सवाल है, क्या निकालते हैं बताना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं? फोर्स की मात्रा 20 न्यूटन होगी, ये नहीं निकालते। फोर्स की मात्रा किससे निकालते हैं? QVV sin थीटा से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल से बस ये पता लगाते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ जाना है। उससे तुम ये नहीं पता लगा सकते कि 50 न्यूटन की 20 न्यूटन। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल से पता लगाते हैं पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सबसे पहली बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाला जाएगा बेसिक, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में बात बताता हूँ, क्योंकि वो जमाना चला गया जब तक तुमसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल स्टेटमेंट में पूछेगा, बात समझ में आनी चाहिए। कि मान लेते हैं कि तुम क्लास में हो, कोई अजनबी तुम्हारी क्लास में एंट्री कर तुमसे पूछे किसी को फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल आता है, लपक के खड़े हुए और तुमने लपक के जवाब दिया फादर मदर चाइल्ड फोर्स मेटेरियल करंट, तो उसमें जो मतलब आदमी सही हुआ था तो अच्छे से बेइज्जती कर सकता है, नहीं करे उसकी सज्जनता है, मतलब करनी चाहिए। असलियत क्या असलियत समझो, ये नहीं है फादर मदर चाइल्ड, तो समझाने वाली बात है। बात ये कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वही होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें किस किस को सेट करना है ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को। ऑटोमेटिकली थंब जहां पे घूम गया वो क्या मानी जाएगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स मानी जाएगी, ये बात समझे। तो इसीलिए इसका इंग्लिश स्टेटमेंट भी यही है, when we stretch our three fingers mutually perpendicular to each other, जब हम अपनी तीन उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचते हैं, तब जब मिडिल फिंगर इक्वल्स इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, keep the index finger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb will automatically point toward the direction of force। एंड में तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि अगर तुमसे कोई हिंदी में पूछे तो मैं क्या बताना है कि जब इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड और करंट में सेट करेंगे तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो दिशा किसकी दिशा होगी? फोर्स की दिशा होगी, ऐसे बनाना होता है। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ भाई, पहले तो ये बता दें कि ये तीनों नियम किसके लिए चल रहे हैं ना?
फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी वी साइन थीटा। फोर्स 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। तंत्र का अंदर बता ड्राइंग बनाइए भाई। तो इसमें बनाइए, इसमें बनाइए। वाह सही है, अपना काम बनवा लो, कैसे भी कहीं से बनना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए बस। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग तुम एंड में किसको गिनोगे? तुम्हें क्या क्या सेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ऑटोमेटिकली जहां पे थंब घूम जाए वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद में तुम राइट हैंड पाम रूल में क्या गिनोगे? राइट हैंड पाम रूल को ध्यान से देखो। मैं तो वैसे ये वाला डायग्राम नहीं चाहिए था, मुझे हाथ कैसे करना था ये वाली थी। पहली बात तो हाथ राइट होना चाहिए, और दूसरी बात कुछ इस तरह से, जैसे अपने पास में अगर ये अंगूठा है और ये वाली उंगलियां हो गई, तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारी जो हत्ती है, हत्ती, ये हत्ती जो दिखाएगी वो क्या दिखाएगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बात है कि तुम इन रूलों को ऐसे देखने से कभी नहीं समझ सकते। बेसिकली बात ये है कि हम लोग रूल्स बस ऐसे देख लिए काम खत्म, इसकी चर्चा भी नहीं करते, इतना बता रहा हूं। इसको ध्यान से देख लो। अगर तुम्हारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, जरा सभी लोग मुझे करंट की डायरेक्शन बताएंगे क्या होती है? करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की कैसा होता है? हमेशा अपोजिट। मतलब करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो करंट कहां से कहां माना जाएगा? नॉर्थ से साउथ की ओर। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का उल्टा माना जाता है। लेकिन प्रोटॉन के सेम, अगर प्रोटॉन की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो करंट की भी होगी नॉर्थ से साउथ की ओर। बात ही करंट की डायरेक्शन और प्रोटॉन डायरेक्शन सेम मानी जाएगी, लेकिन करंट की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट मानी जाएगी। तुम लोग ध्यान से बात समझना। तुम्हारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हारे पास में ये है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद में अगली काम की बात ये कि इसमें तुमने किसी चार्ज की ट्रेवलिंग करवा दी, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज तुमने एंट्री करवाया। तो मुझे ये बता दो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा, मतलब किस तरफ जाएगा? फोर्स निकालनी है। तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा। इसलिए दोनों को ट्राई करो। ध्यान से बात समझो। सबसे पहले उसको ट्राई किया, उस वाले को। थंब की डायरेक्शन करंट, तो यहां से यहां जा रहा है, तो करंट तो ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर क्यों मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड रूल। थंब, थंब करंट की डायरेक्शन में, मतलब प्लूटो यहां चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की ओर। और हत्ती किस तरफ है? ऊपर की ओर। मतलब कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो ऊपर की ओर घूम जाएगा, वो ऊपर उड़ जाएगा। तो जैसे ही इसमें एंट्री करेगा सीधा नहीं जाएगा, एंट्री करते ही घूम जाएगा ऊपर की ओर। दोबारा से निकालते हैं इससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तुम इन दोनों को सेट करो, जहां पर ये जाए अपने आप जाए वही है तुम्हारा मेन डायरेक्शन। ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? ये वाली उंगली है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की ओर। और शांति से, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, फोकस से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट इस तरफ है, थंब कहां पे है? ऊपर की ओर। तो फोर्स लगेगी ऊपर की ओर। चाहे तुम इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, दोनों से तुम्हें फोर्स सेम ही मिलने वाली है। अच्छा वापस से अगर मैं इस पूरी कहानी को दोबारा सेट करूं, देखो जैसे कि हमारे पास में ये निकल के आया, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग अप्लाई करना है, आज अपने हाथों को मोड़ देना। और इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री करवाई है इलेक्ट्रॉन की। इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एंट्री करता है इलेक्ट्रॉन। बताओ किस तरफ मूव करेगा? डायरेक्शन निकालो इलेक्ट्रॉन की कहां पे होगी, सोचो। या तो उससे सोच रही या फिर इससे। ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बाद में ये वाला इसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है इस तरफ। तो बस ये बताओ कि डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी कि नीचे की ओर होगी? बस ये शांति से सोच के देखें एक बार। शायद नहीं हो, देखो मैं इसी से लिख रहा हूं तब से, तो ये राइट हैंड है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? उस तरफ।
अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो करंट कैसा होता है, उल्टा। तुम्हें अंगूठे को कहां रखना है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अंगूठे को कहां रखना है, अंगूठे को रखना है थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट का मानोगे अपोजिट, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट माना जाएगा, तो थंब आएगा तुम्हारा करंट की दिशा में। तुम्हारी उंगलियां, चारों उंगलियां किस तरफ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड में, तो चारों उंगलियां गई मैग्नेटिक फील्ड में। तुम्हारी हथेली कहां गई, ऊपर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इसमें एंट्री करेगा, एंट्री करते ही ऊपर को चला जाएगा, एंट्री कर। इसी बात को उससे भी शांति से, फादर मदर चाइल्ड, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यानी करंट, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, तो करंट इस तरफ है, हम कहां पे, ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर ही जाएगा। ये तुम फोर्स की डायरेक्शन निकालने पे ध्यान दो, शांति से बात को समझना। मैं तुम्हें दोबारा बताता हूं, वापस से देखो। मैं तुम्हारे सामने एक सवाल रखूंगा, तुम्हें ध्यान से उसमें ये पता लगाना कि जो हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो कहां जाएगा, शांति से सोचना। ये तुम्हारे पास में कोई बीकर है, ये कोई बीकर तुम्हारे पास में, और इस बीकर में यहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, बीकर में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नीचे की ओर, इस बीकर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, ठीक है। इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस भी बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जा रही है बहुत सारे। अब बात यह कि हमने इसके अंदर ऊपर से, इसकी सतह से, इसके सरफेस से यहां पर कोई प्रोटॉन छोड़ा, तो कोई प्रोटॉन ऊपर से, मतलब अपने पास में ये कोई बाल्टी या टब है, उससे मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रही है, और ऊपर से कुछ प्रोटॉन छोड़ा, प्रोटॉन यहां से वहां छोड़ा, मतलब प्रोटॉन किस तरफ मूव करेगा, किस डायरेक्शन मूव करेगा, वो ध्यान से सोचो, हिसाब लगाओ और आराम से बताओ प्रोटॉन किस तरफ मूव करेगा। लगाओ जरा अपने दिमाग से सोचो, शांति से, मेरी आंखें बंद, तुम लगाते रहो। प्रोटॉन ऊपर नीचे राइट लेफ्ट दाएं बाएं कहां जाएगा, सोचे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की नीचे क्यों जा रही है, प्रोटॉन उधर एंट्री करेगा तो प्रोटॉन का रेट सेम है, बस ये बताना अप डाउन राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। कहां आएगा, बाहर की ओर, राइट हैंड पाम रूल, थंब कहां पे करना है, करंट, और उंगलियां कहां पे करनी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट यानी कि चार्ज इधर, हत्ती कहां पे है, सामने की ओर, यानी कि ये इधर निकल के आएगा। मैं जैसे किसी टब में, मेरे पास कोई टब है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैं उसमें जैसे ही किसी चार्ज को रखूंगा, चलता हुआ छोड़ दूंगा, वो चलते बाहर निकल के आ जाएगा। मैं किसी टब में जैसे किसी चार्ज को चलाऊंगा, वो चलते ही बाहर निकल के आएगा। अब बाहर में बोर्ड में कैसे बना सकता हूँ, तो बोर्ड बनाने के लिए मुझे बस ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके वो बाहर निकल के आएगा। लेकिन तुम 3D में सोचो, तुम्हारे पास में ये वो टब है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों जा रही है, तो जैसे हम किसी चार्ज को फेंकेंगे, चार्ज ऐसे जाते ही बाहर निकल के आ जाएगा। तो मैं कुल मिला के दोनों रूल से क्या निकालना वो पता होना चाहिए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों को तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, यहाँ पे तुम्हें परपेंडिकुलर रखने की नीड नहीं है, जिस तुम्हें उंगलियां तो खींचनी पड़ती हैं, यहाँ तो कुछ खींचना नहीं है, सीधा एक बार में हिसाब किताब देखो, अंगूठा, उंगलियां और हत्ती डायरेक्ट है, सीधे के सीधे अप्लाई हो जाता है ये वाला, ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू इसके। हालांकि तुम्हें जो समझ में आया वो ज्यादा बेटर है, और इस हमने बहुत पेशेंस की है, दोबारा से सोचना कि अगर मैं तुमसे एक और सवाल देता हूँ, वापस ट्राई करें। हमारे पास में ये कोई रिंग है, चलो इस बार ये वाला सिलेंडर ऐसे बनाते हैं लिखा के, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, किस तरफ में बता देता हूं तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और तुमने ऊपर की ओर भेजा है किसी इलेक्ट्रॉन को, पता लगाओ फोर्स किस तरफ निकलेगी, शांति से। इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट उल्टा होता है, आराम सोचो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स किस तरफ होगी,
निकल गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो करंट का माना जाएगा नीचे की ओर। अब आता है कि तुम्हें क्या निकालना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। तो अगर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स का लगेगी बाहर की ओर, यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जैसे ही तुम इसको इसमें भेजोगे वो एकदम से बाहर निकल के आ जाएगा। तो भेजोगे तो इसमें लौट के आ जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली, तुम इसमें भेजोगे और निकल के बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों नियमों का ध्यान रखें और इसको उनको डिस्कस मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो बकवास है, बिल्कुल घटिया, बेकार, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। इसलिए इन दोनों का ध्यान रखें। और मैं तो पर्सनली रिकमेंडेशन ये दे रहा हूँ कि राइट हैंड पाम रूल इज मच बेटर। हम क्या दिखाएगा तुम्हें, करंट, ये तुम्हें कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपने आप हत्ती जिस तरह इशारा कर देगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। कुल मिला के बात ये है कि अभी वापस से ध्यान से देखना कि हमें दो बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा उस पर क्या लगेगी, फोर्स। फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कितनी फोर्स है, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू बी वी साइन थीटा। और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए किस तरफ लगेगी, बाहर की ओर आएगा, अंदर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, किस तरफ जाएगा, उसके तुम्हें किसका इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड रूल का और राइट हैंड रूल का। और सबसे मेन बात है कि तुम्हारे दिमाग में एक सिम्टम ये जाना चाहिए कि हाँ साहब, मैं इस बात को स्वीकारने में बिल्कुल तैयार हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन, किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका तो फोर्स लगेगी, बाहर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जहां भी जाएगा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन का। ये सुनो ध्यान से, आगे बात समझना। इसमें अगले 3 केस कौन से, अगले 3 में से तुम्हें एक केस पढ़ाता हूं। पहले तो इन दोनों बातों को दिमाग में सेट कर दो टोटली, क्योंकि थोड़ा सा गेम ऐसा है कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर मोशन, बहुत छोटा है इस वजह से उसका सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखना, सी का पहला पार्ट है लीनियर मोशन। पहला पार्ट है लीनियर मोशन, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ खास नहीं है। ये बनाई देंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये पी है मैग्नेटिक फील्ड है, सारी मतलब कि देखा है यहाँ से यहाँ की ओर जा देंगे, बहुत सारी काल्पनिक सोच लो, बहुत सारा तीर जा रहा है यहाँ से यहाँ की ओर। उसके बाद में हमने किसी इलेक्ट्रॉन को भेजा, हमने किसी चार्ज पार्टिकल को उसको इसी डायरेक्शन में भेज दिया, चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में भेज दिया, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ। अगर हम इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसी डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल को भेजा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, यानी उसका मोशन कैसा हो जाएगा, लीनियर। हम उसको अगर 20 की स्पीड से भेजेंगे तो सीधे 20 की स्पीड से निकल जाएगा डायरेक्टली। दोबारा से, अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ की ओर भेजा, अब उनकी बीच का एंगल कितना होगा, 180। अब उस पर क्या फोर्स लगेगी, अब भी कुछ नहीं लगेगी। इस चीज को बोर्ड पे मत देखो, इस चीज को ना हवा में सोच कर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से वहां की ओर जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, और तुमने किस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से वहां फेंका। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से वहां फेंका गया है तो वो सीधा ही जाएगा, वो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा नहीं, जैसे हमारे पिछले 2 केसेस में घूमा। क्योंकि फोर्स लगने के लिए तो 4 बातें चाहिए थी, उनमें से चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक चौथी बात ने गड़बड़ कर ली, एंगल ने। अगर उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है तो उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर एंगल 180 भी हो जाता है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। तुम चार्ज पार्टिकल को जैसा भेजोगे वो वैसा आर पार निकल जाएगा, और इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0, यानी कि तुम्हारे पास फोर्स निकल के आ जाएगी 0। और इस वक्त जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल गोज स्ट्रेट, चार्ज पार्टिकल गोज स्ट्रेट, वो एकदम सीधा निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो
उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। एकदम सीधा निकलेगा, दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है, ध्यान से इस चीज को लिखे, नथिंग एल्स, सिंपल गेम है, कोई फोर्स नहीं है, एकदम सीधा कट टू कट निकल जाएगा अल्फा। बात को ना मतलब शांति से बैठ के ना दिमाग में डालना बड़ी तरह से। दूसरा दूसरा केसेस का सर्कुलर मोशन, पहले में एंगल कितना था, थीटा जब 0 हो या फिर 180 तो कोई फोर्स नहीं है, और दूसरा जब थीटा 90 होगा तब देखना, जब थीटा 90 है तब, ध्यान से बात समझे। ये तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस अर्थात की मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों जाएगी। ठीक है, थोड़े से बड़े एरिया बनाना, थोड़ी सी बड़े एरिया में। और इसके अंदर तुमने किसी प्रोटॉन या फिर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका, यहां से जैसे ही कोई प्रोटॉन अर्थात चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा, ये बताओ कि इस बार एंगल कितना दोनों के बीच का, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, अंदर की ओर, और चार्ज पार्टिकल कहां गया, सीधा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90, और 90 का एंगल बनते ही एक्चुअली में क्या होगा वो सुनो, 90 का एंगल बनते ही तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकालोगे, डायरेक्शन निकल के आएगी ऊपर की ओर, और ये लगातार ऐसे ही करके जैसे एंट्री करेगा, जैसे एंट्री करेगा घूम के आ जाएगा अपनी जगह पर, और से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर बार में जैसे एंट्री करेगा ऊपर, फिर रूल लगाओगे थोड़ा सा टेढ़ा, फिर थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा, हर पॉइंट पे टेढ़ा होता चला जाएगा और गोल घूम जाएगा, हर पॉइंट पे टेढ़ा होगा, हर एक सेकंड टेढ़ा होगा। ठीक वैसे जैसे होता है अक्सर कि हम लोगों ने जो कल एक बात जानी थी कि सन और पृथ्वी के बीच का जो मोशन है उसका रीजन क्या है, तो हर सेकंड पे पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होता है, हर सेकंड पे खींचने के कारण पृथ्वी का ये जो मोशन है वो ऐसे करके आ जाता है हर सेकंड पे। तो 90 के एंगल में जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। ये बात तुम्हें थोड़ी सी अजीब सुनाई दे सकती है, लेकिन असलियत यही है कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की एंट्री करा दे तो करते ही वो ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, घूमता ही रहेगा जब तक तुम कुछ एक चीज बंद नहीं कर देते, या तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड हटा दो या चार्ज पार्टिकल का चार्ज खत्म कर लो, वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। या तो चार्ज खत्म कर लो इसमें से, या इसकी तार खींच लो, तो पंखा बंद करने के लिए उसके तार थोड़ी खींचोगे, ये जो पंखा बंद करना सारे तार खींच लेता हूं उसमें से, तुम क्या बंद करोगे उसमें से, चार्ज बंद करोगे, उसका करंट बंद करोगे। तो वैसे करके ध्यान से बात समझो, जब 90 के एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा उसका मोशन कैसा हो जाएगा, गोल, और वो कंटिन्यूअसली गोल 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 घूमता ही रहेगा, कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन लगातार बना रहता है उसका, जब तक तुम किसी एक चीज को डिस्टर्ब नहीं करोगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि यार ऐसा भी होता है क्या, अरे होता है, हमेशा होता है, तुम्हारे सामने जाने कब से चल रहा है ये सब कुछ, कि लगातार कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन बना रहेगा लगातार। उसको बंद करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, या तो करंट बंद करो या उसके तार निकाल लो। पंखे से तार निकालना इज नॉट ए गुड ऑप्शन, हम क्या बंद कर लेते उसमें से, करंट।
अब इसमें जो लगने वाली फोर्स है सभी लोग उस फोर्स को ध्यान से देखेंगे। इस बार एंगल कितने का है? 90 का। तो F इज इक्वल टू में क्यू वी साइन थीटा का इस्तेमाल किया, एंगल बना 90 का, तो बन जाएगा क्यू वी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स निकल के आ जाएगी Q इंटू वी इंटू में भी। और ये इसमें लगने वाली मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? एंगल कितने का हो? 90 का। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। सबसे पहली चीज तो ये सर्कुलर मोशन में एक फोर्स और होती है, अगर किसी को पता हो तो बता दो। गोल में कौन सी फोर्स और होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी को उसका फॉर्मूला पता है? mv स्क्वायर अपॉन r। अच्छा जिन्हें नहीं पता ध्यान से बात सुने। मैं तो खुद से मान लेता हूँ, जब मैं ये कर रहा था अभी, अब मुझे नहीं ध्यान था सही में, अब ध्यान आया, ये भी होता था। जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो उसको गोल घुमाने में ना हमेशा दो फोर्सों का काम होता है, हमेशा। बिना दो की गोल घूम ही नहीं सकती। भाई मान लो तुम्हें ये पेन को घुमाना है तो तुम्हें दो जगह फोर्स लगानी पड़ेगी, एक तो इस वाले एंड पे और दूसरी इस वाले एंड पे। दोनों एंड पे जब फोर्स लगेगी तब घूमेगा वो। जब पृथ्वी को सन घुमा रहा है तो दो फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशनल है और एक सेंट्रीपिटल है घूमने वाली। जब हम किसी पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो हमारी मस्कुलर फोर्स पत्थर को खींच रही है और पत्थर सामने अपने मोमेंटम से जाना चाहता है, तो दोनों फोर्स भिड़ के कौन सा मोशन क्रिएट करवा देती है? सर्कुलर। यहाँ पे दो फोर्स कौन सी है? एक तो मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरी कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इस जगह पे जो अंदर की ओर तो खिंचाव है वो कौन सी फोर्स से है? F इज इक्वल टू क्यू वी से। और यहाँ जो बाहर की ओर ये पार्टिकल लगातार घूमे जा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में आर यानी किसकी? उस गोले की जहां पे वो घूम रहा है। अगर तुम्हें दोनों फोर्स को F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में आर, कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। और दूसरी कौन सी फोर्स है? दूसरी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल के होने से आई। अगर दोनों फोर्स को इक्वेट करोगे तो क्यू वी इक्वल टू में क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन में आर। दोनों को इक्वल में डाला। हम ये इक्वल में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि जब चार्ज पार्टिकल इसमें आएगा तो गोल घूमेगा, गोल घूमने पर उस गोले की रेडियस क्या होगी? जो गोलाई बनेगी वो कितनी रेंज तक बनेगी, कितना बड़ा गोला बन सकता है, इस गोले की रेडियस निकालने के लिए तुम लोगों ने दोनों को इक्वेट किया। पहली बात तो ये कि यहां तक खेल खत्म हो जाता है फोर्स का। दूसरी बात ये कि हम फाइंड कर रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मोशन सर्कुलर है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? ठीक, दोनों को इक्वेट किया। इसमें एक चीज कट रही है, बताओ क्या? एक वी से एक वी काट दिया, हाथ उधर भेजते हैं और क्यू बी को नीचे लेते हैं, तो रेडियस निकल के आ जाएगी एम बी अपॉन में क्यू बी। ये इसकी रेडियस है। इसमें रेडियस किस चीज पर डायरेक्टली डिपेंड करती, देखना। रेडियस किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किस चीज के? सामने कौन कौन है? बी और एम। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा तेज फेंकोगे तो गोला भी बड़ा बनेगा, अगर धीरे फेंकोगे तो गोला भी छोटा बनेगा। ये सामने लिखा है ना, उसको पढ़ना सीखो। बस फॉर्मूला लिख के किताब में उतारना मत सीखो, पढ़ो इसको। ये सामने का मतलब है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगी। अगर तुम ज्यादा तेज फेंकोगे, किसी चार्ज पार्टिकल को ज्यादा तेज फेंकोगे तो बड़ा गोला पूरा करेगा, अगर धीरे फेंकोगे तो छोटा गोला पूरा करेगा। और किस पर डिपेंड है? मास पे। अगर चार्ज पार्टिकल का वजन ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो रेडियस भी कम होगी। लेकिन ये देखो, रेडियस इनवर्स है किसके? चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा हुई, चुंबक मजबूत हुई तो गोला छोटा रह जाएगा। अगर चुंबक कमजोर होगी तो गोला बड़ा होगा। अगर चुंबक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैग्नेट की ताकत ज्यादा है, मैग्नेट पावरफुल है, तो पावरफुल मैग्नेट उसे ज्यादा भागने नहीं देगी, उसे अपने पास के पास ही मोड़ देती है, ज्यादा दूर जाने की नहीं देंगे। अगर मैग्नेट ताकतवर है तो उसको पास के पास ही मुड़वा लेगी।
अगर मैग्नेट कमजोर पड़ गई, कमजोर मैग्नेट है तो आराम से बहुत लंबा चक्कर काट के आएगा। अगर मैग्नेट पावरफुल है तो वहीं के वहीं घुमा देगा उसको, छोटा गोला। उस बात है चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा होगा उसके ऊपर तो रेडियस कम, छोटी रेडियस। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसमें चारों लोग हैं और चारों लोगों को कनेक्ट करके देखो पहले इससे कि रेडियस मास और वेलोसिटी पे सीधे सीधे डिपेंड करेगी। अगर दोनों बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी, लेकिन चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे इनवर्स है, अगर दोनों बढ़ेंगे तो रेडियस घट जाएगी। उस चीज को पढ़ना सीखो, क्योंकि तुम्हारे जाने बहुत सारे कितने सवाल है तो यहाँ से निकल के आएंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं कि अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों को अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से फेंका गया तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी, कितने रेशियो में होगी? आंसर बताओ उसका। 1:2, 1:4, √2:1, 2:2, तो भी है व्हाटएवर। तो उस तरह के सवाल क्रिएट होते हैं। सबसे पहली बात है तुम ये बताओ कि सर्कुलर मोशन कब क्रिएट होगा? जब तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को कितने एंगल पर फेंकोगे? 90 पे। 90 पे फेंकते वो चार्ज पार्टिकल गोल घूम जाएगा। फिर सवाल ये निकल के आता है कि गोल घूमेगा तो उस गोले की रेडियस क्या होगी? और रेडियस निकालने का फॉर्मूला R = mv/qb। उसमें m क्या चीज है? मास। b क्या चीज है? वेलोसिटी। q चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड। हम इस कहानी को बिल्कुल अच्छे समझ कर रखेंगे कि रेडियस डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, बेसिकली वेलोसिटी पर, मास पे, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो गोला भी बड़ा होगा, और स्पीड कम है तो गोले की लंबाई भी, गोले की मोटाई, गोले की रेडियस छोटी पाई जाती है। इस चीज को पहले ध्यान से लेके, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने निकाला कैसे, हमने दो फोर्स को इक्वेट किया, एक तो सेंटीपिटल को और दूसरी कौन सी, मैग्नेटिक वाली फोर्स को। इसी में और भी खेल है। पहला रेडियस, मतलब पहला फोर्स, दूसरा रेडियस, इसमें दो बातों को देखते हैं। तीसरा टाइम पीरियड, एक गोला पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? एक गोला पूरा करने में टाइम निकालना है, एक गोला पूरा करने में कितना टाइम लगता है? एक छोटे सवाल का जवाब दे सभी लोग। सर्कल के अंदर ये रेडियस, देखो पार्टिकल चल रहा है स्पीड से, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैं क्या निकालने की बात करता हूँ? तो टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में। अच्छा जरा बताओ, रेडियस में अगर सर्कल में कोई आदमी चलेगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। मतलब कोई आदमी यहाँ से चल के यहाँ लौट कर आया तो एक गोला पूरा किया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 2πr। अपॉन में क्या चल रहा है? v फॉर वेलोसिटी। इसमें r क्या चीज है? और तुमने भी रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, जरा उसको पुट करना, 2π अपॉन में v रहने दो, रेडियस की जगह पे रख दो। क्या रखा जाएगा? mv अपॉन में qb। इसमें एक चीज कट रही है, v से v कटा, तुम्हारे पास में आ जाएगा 2πm अपॉन में qb। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया? इस फॉर्मूले में एक चीज नहीं है तो कट गई, वेलोसिटी। और इससे तुम्हारे दिमाग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी छोटी है, लेकिन समझदार लोगों के दिमाग पे असर पड़ा, बहुत तगड़ा असर पड़ा। वो असर क्या पड़ा वो सुनो। कि साहब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है कि गोला पूरा होने में जो समय लगेगा, वो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसमें वेलोसिटी नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को मॉडल में समझाना है। तो मैं ना एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दूंगा भी, अब तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम्हारे दिमाग पे ऐसा तो नहीं पड़ा, मैं तुम्हें ऊपर की कोशिश की समझाने की, फिर भी नहीं पड़ता। हमने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को भेजा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 90 के एंगल को गोला गोला पूरा करेगा। वो जैसे ही गोला कंप्लीट करके लौट कर आएगा, उसको टाइम लगा मान लेते हैं 4 सेकंड, ठीक
अब मैंने उस पार्टिकल की स्पीड घटा दी, मैंने पार्टिकल की स्पीड कर दी मान लो 2 मीटर पर सेकंड। अब अंदर भेजा, क्या अब भी गोला बनाएगा? हाँ बनाएगा। अब टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? स्पीड कम है उसकी। अब बताओ, जब उसकी स्पीड 10 थी तब उसको 4 सेकंड लगे, अब उसकी स्पीड घटा के 2 कर दी गई है। अब टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? सोचो। गोले की स्पीड 10 थी तो उसने जो गोला पूरा किया वो 4 सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब जब उसकी चार्ज की स्पीड 10 थी तब उसने 4 सेकंड में पूरा गोला कंप्लीट कर लिया। अब वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड 2 है, अब उसको कितना टाइम लगेगा? अब भी उसको 4 सेकंड ही लगेंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर स्पीड छोटी हो जाएगी तो रेडियस कम हो जाएगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक चीज में कभी चेंज नहीं आएगा, टाइम में। इसका टाइम किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है? इसमें कौन नहीं है? स्पीड नहीं है। अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हो तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा करने से किस चीज में बदलाव आएगा? रेडियस में। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो गोला बड़ा बनेगा, स्पीड कम होगी तो गोला छोटा बनेगा। लेकिन एक चीज बदलाव नहीं आएगा, किस चीज में? टाइम में। टाइम उसका कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज 4 सेकंड में लौट के आ जाता है तो 2 मीटर वाला चार्ज भी 4 सेकंड लौट के आ जाएगा। बस फर्क ये होगा कि दोनों गोलों की रेडियस में डिफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा बात है कि अगर टाइम घटाना है, टाइम बदलना है तो क्या बदलना चाहिए? स्पीड के बदलने से टाइम में चेंज नहीं आएगा। अगर तुम गोले का टाइम बदलना चाहते हो कि जल्दी पूरा हो या लेट पूरा हो तो तुम्हें किस में चेंज लाने पड़ेंगे? मास में, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है चार्ज में और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ताकतवर मैग्नेट ले आओगे तो टाइम 4 की जगह 2 सेकंड में, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। पहली बात ध्यान से, बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर एंगल 0 और 180 है तो मोशन कैसा होगा? लीनियर। दूसरी बात, अगर एंगल 90 है तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। फोर्स क्या लगेगी? QVV sin 91। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस क्या होगी? R इक्वल टू mv अपॉन में QV। अगर तुम चार्ज की स्पीड बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? रेडियस में चेंज आएगा। ज्यादा स्पीड पे ज्यादा बड़ा गोला, कम स्पीड पे कम गोला। लेकिन एक चीज में कोई चेंज नहीं आता, टाइम में। टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई m अपॉन में QV। अगर तुम अगर गोले को कम ज्यादा करना चाहते हो तो तुम्हें क्या बदलना पड़ेगा? स्पीड। लेकिन उससे एक चीज नहीं बदलती है, टाइम किसी हाल में चेंज नहीं होगा। हाँ जी, हाँ हाँ सही कर रहे हैं, तुम्हें समझ लाना पड़ेगा। तो अगर स्पीड बदलेगी तो टाइम कांस्टेंट है। अगर 4 सेकंड में गोला पूरा होगा तो 4 में ही होता रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं कर सकते तुम। उसको कम ज्यादा करने के लिए स्पीड के बजाय तुम्हें क्या बदलना पड़ेगा? मास, चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड। इसे पहले लिख ले ध्यान से और वो एग्जांपल अच्छे से लिख लेना। स्पीड कम ज्यादा कितनी भी कर लो, टाइम 4 सेकंड फिक्स है। हाँ रेडियस बदलाव होते हैं और सारी बातें रिवाइज करने की है, रिलेट रिवाइज करने की है। ये भी खत्म हुआ नहीं है, ए बी सी, इसमें फ्रीक्वेंसी और है, इसका में एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। अपने दिमाग को ये बात महसूस करने को कि देख भाई तू क्या पढ़ रहा है, स्पीड कम ज्यादा होने पर क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, क्या कांस्टेंट है, वो सोच कि अपने ब्रेन को ये वाले सिग्नल दो कि यू आर ब्रिलियंट। हाँ एक मिनट बस, हाँ एक मिनट। फॉर्मूला याद रखें, r इक्वल्स टू m अपॉन q के टाइम पे 2 बाय अपॉन में qv। कोस को भी नेगेटिव के इतने सारे इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट
वो सब कुछ वो सब याद होने चाहिए, इस तो आपकी हार्ड डिस्क में भरे होने चाहिए बड़ी तरह से। ओके, लिख लिया ये। इससे यहीं से कंटिन्यू होगा ये ABC के बाद में टी टी, उसके बाद जाओगे तो मेडिकल पे, वो सब कल निपटाएंगे, ठीक है? सभी चले जाओ।